हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ईएमटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपको ऐसे ही सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड क्वांटम 2 दोनों के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ओके, so and please don't forget to subscribe this channel and share with your friends. Okay, so let's start this video. So first part is show that the sum of two orthogonal time like vector is time like. So किन वेक्टर्स को हम टाइम लाइक या फिर स्पेस लाइक बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स से ए अल्फा, एंड इफ आई टेक its कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट प्रोडक्ट। ओके, एंड अगर ये जो टर्म है, ये प्रोडक्ट इनका ये ग्रेटर देन जीरो आता है, देन आई विल से दैट माय ए अल्फा इज अ टाइम लाइक वेक्टर, इज अ टाइम लाइक। एंड इफ दिस प्रोडक्ट is less than 0, then I will say that my vector a alpha is a space like vector. ठीक है, so this is the main concept. So for this question we are going to assume first of all two orthogonal time like vectors. ठीक है, एंड देन वी विल शो कि उनका सम भी क्या होगा, टाइम लाइक होगा। सो लेट से लेट ए म्यू एंड बी म्यू आर टू ऑर्थोगोनल टाइम वेक्टर्स, आर टू ऑर्थोगोनल टाइम लाइक वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लिखोगे सो इट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑर्थोगोनल का ये है। एंड दे आर टाइम लाइक, टाइम लाइक का मतलब है अगर आप ए म्यू का ही ए म्यू के साथ प्रोडक्ट लोगे सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। एंड सिमिलरली आप बी म्यू के साथ प्रोडक्ट लोगे सो इट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। नाउ लेट अस ऐड दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। लेट से इन दोनों को ऐड करके हमारे पास एक न्यू वेक्टर आता है, लेट से सी म्यू। ओके, एंड वी हैव टू शो हियर, we have to show that this vector c alpha, so sorry c mu, is a time like vector, is a time like. And what does time like means? Time like means if you take its product with its contravariant form then it should be greater than 0. So this we have to prove. ठीक है, तो let's take its product. So c mu into c mu, so you will write a mu plus b mu. Okay, first of all let's write the covariant part. So a mu plus b mu into a mu plus b mu. So जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट ए म्यू, एक टर्म ये आएगी आपके पास, एंड दूसरी टर्म आपके पास आएगी b, और b को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो b म्यू एंड देन यू विल गेट टू टाइम्स ऑफ a म्यू b म्यू, दो टर्म आपके पास ये आएगी। And we have seen that a and b are, this is given in the question, that a and b are orthogonal, so their product is 0 and this term is greater than 0, this term is also greater than 0. If you add two terms which are greater than 0, so you will get a term which is greater than 0. ठीक है, आप दो टर्म्स को ऐड करोगे जो कि पॉजिटिव है, सो ऑटोमेटिकली थर्ड टर्म विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, सो सी म्यू इंटू सी म्यू इज ग्रेटर देन 0। तो यही आपको प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव, यू कैन राइट हेंस प्रूव। Okay. So this question was asked in 3 marks. Now let's look at part B. Consider two rank 2 tensors. आपके पास एक टेंसर है B जिसकी रैंक कितनी है 2। सिमिलरली आपके पास अनदर टेंसर है रैंक 2 का D mu nu, where B is a symmetric tensor and D is an arbitrary. Show that if you multiply B with D,
you will get B tensor into D and its symmetric part, where the term inside this parenthesis refers to the symmetric part of a tensor. तो कैसे करेंगे इसको, देखो क्वेश्चन को, let's do it. Okay, so we have part B now. So we are given that B mu nu, जो ये टेंसर है ये हमारे पास सिमेट्रिक है. ओके, एंड हमारे पास जो टेंसर है D mu nu, this tensor is arbitrary. So what does symmetric and arbitrary means? So symmetric means, and we have to, symmetric means that if you change the indices, so B mu nu is equal to B nu and mu. ठीक है, even if you change the indices it will be equal. ठीक है, and it is an arbitrary vector, arbitrary tensor, sorry. And हमें शो क्या करना है, we have to show that if you multiply B and D, that is B mu nu into D mu nu, then this will be equal to B mu nu into D mu nu, where this term inside this round braces represent the symmetric part. So this we have to prove. So कैसे करेंगे देखो इसको, you can always decompose your arbitrary vector into two parts, symmetric part and antisymmetric part. तो कैसे लिखते हैं इसको देखो, so we will write D mu nu is equal to D mu nu with round braces and brackets, and D mu nu with these rectangular brackets. Okay, where this represents the symmetric part and this represents the anti-symmetric part. Okay, and you can represent the symmetric part in terms of your original tensor. कैसे represent करेंगे देखो, your D mu nu symmetric part will be half of D mu nu plus D nu mu. ठीक है, अगर आप उसका इंडिसेस को इंटरचेंज करते हो एंड ऐड करते हो एंड उसको हाफ कर देते हो तो आपके पास सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एंटी सिमेट्रिक पार्ट लिखना है, सो यू विल subtract these two terms. So 1/2 D mu nu minus of D nu mu. Fine. So ऐसे हमने क्या किया, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट को लिखा. नाउ लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो कि हमें शो करना है. ठीक है, so taking B mu nu into D mu nu. ठीक है, so it will be equal to, B को हम अभी सेम रखते हैं, D को हम चेंज करते हैं, D को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक की फॉर्म में. तो यहां पर मैं लिखूंगा D mu nu इट्स सिमेट्रिक पार्ट प्लस D mu nu इट्स एंटी सिमेट्रिक पार्ट. ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो B mu nu इंटू D, सॉरी यहां पर मैंने इनका कोवेरिएंट फॉर्म लिखा है, हमें लिखना है कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो D टेंसर है उसका हम कॉन्ट्रावेरिएंट पार्ट लिखेंगे. सो इट्स सिमेट्रिक पार्ट and its antisymmetric part. So now let's multiply. So B nu into D mu nu plus B mu nu into D mu nu. This part will be 0. Why? Why this part will be 0? Because if you take contraction of symmetric tensor, B mu nu is a symmetric tensor, and if you take its contraction with an antisymmetric tensor, so it will always be 0. So मैं यहाँ पर ये property लिख रहा हूँ that contraction of symmetric tensor with antisymmetric tensor is always 0. So it will be simply equal to D
sorry, not D. First, let's write B mu nu into D mu. So only the symmetric part. So fine. So this we have already shown. So you can write simply hence proved. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. फाइन. जस्ट दी आपको प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि दो टेंसर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है. एंड सिमिलरली आपको यहाँ पर डिकम्पोज करना आना चाहिए अपने टेंसर को सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट में, एंड उसके सिमेट्रिक पार्ट को ओरिजिनल टेंसर की फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपको आना चाहिए. ठीक है. एंड देन यू कैन शो, एंड आपको इस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So now let's look at this question. This question was asked in 2024. हम इसका पार्ट ए देखते हैं. In a collision experiment, a proton of kinetic energy 950 GeV comes and hits a stationary proton, and a particle x of mass, एक particle produce होता है x जिसका mass mx है. Given the proton mass is 938 MeV per c square, find the maximum value of mx. सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है. आपके पास एक इंसिडेंट प्रोटॉन है. फाइन. इंसिडेंट प्रोटॉन है जिसकी एनर्जी आपको दे रखी है. देन आपके पास एक स्टेशनरी प्रोटॉन है यहाँ पर रेस्ट पर. इन दोनों का कोलिजन होता है, एंड आफ्टर कोलिजन यू गेट्स पार्टिकल एक्स. आपको एक पार्टिकल एक्स मिलता है, एंड इस पार्टिकल का जो मास है वो कितना है mx. सो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mx. इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी. सो कैसे करते हैं इस टाइप के कोलिजन वाले क्वेश्चंस को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जो कि हमें गिवन है. गिवन क्या है हमें? वी आर गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन, and let's represent this kinetic energy by k. So it will be equal to 950 GeV. रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन ये भी आपको गिवन है. इन केस अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो ये आपको याद होना चाहिए. सो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मच? 938 MeV per c square. ठीक है. सो द टोटल एनर्जी इन लैब फ्रेम. अगर आप लैब फ्रेम में हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कोलिजन वहां पर टोटल एनर्जी कितनी है आप वो कैलकुलेट करोगे. देखो ये पार्टिकल है प्रोटॉन 1. लेट्स से दिस इज प्रोटॉन 1 एंड दिस इज प्रोटॉन 2. प्रोटॉन 1 के पास टोटल एनर्जी कितनी है? इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि 950 GeV है, प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी 938 MeV. ये होगी प्रोटॉन 1 की एनर्जी. ठीक है. प्रोटॉन 2 की एनर्जी कितनी है? इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है बिकॉज इट इज एट रेस्ट. इट हैज ओनली द रेस्ट मास एनर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द टोटल एनर्जी बिफोर कोलिशन. सो फर्स्ट लेट्स राइट द टोटल एनर्जी इन लैब फ्रेम. ठीक है. सो जो प्रोटॉन 1 है दैट इज उसकी एनर्जी लेट्स से E1 इज द टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग प्रोटॉन E1. तो इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 950 GeV प्लस जो रेस्ट मास एनर्जी है वो MeV में गिवन है. तो अगर आपके पास MeV में गिवन है तो उसको आप सिंपली डिवाइड बाय 1000 कर दो एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो. तो आपके पास ये जो टर्म होगी, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ये किस में आएगा? GeV में आएगा. MeV को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम GeV एंड आपको डिवाइड करना है. सो 938 को जब आप डिवाइड करोगे 1000 से, सो इट विल बिकम 0.938 GeV. So the total energy of proton 1 will be simply 950.938 GeV. आपको प्रॉपर थर्ड डेसिमल तक लिखना है क्योंकि यहाँ पर एक छोटी एनर्जी भी हमारा फाइनल आंसर है वो चेंज कर सकती है. ठीक है. तो आपको कंप्लीट फ्रैक्शन लिखना है 3 डिजिट तक. ठीक है. अब जो स्टेशनरी प्रोटॉन है उसकी टोटल एनर्जी लिखते हैं. स्टेशनरी प्रोटॉन
लेट्स से उसकी टोटल एनर्जी जो है वो E2 है, सो E2 इज सिंपली इक्वल टू योर रेस्ट मास एनर्जी, that is mp c square, and simply you can say 0.938 GeV. So the total energy in lab frame, so total energy in lab frame before collision, and let's say this is E in lab frame equal to E1 plus E2. So you can add these two values and you will get 951.876 GeV. ठीक है, अब आप क्या देखो, यहां तक प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमें एक कंसेप्ट यूज करना है, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी। सो एक क्वांटिटी होती है हमारे पास लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी which remains constant in every frame, that is before collision and after collision. Why we use this concept, देखो समझो इस चीज को। जब आपके पास इनकमिंग प्रोटॉन है, इसके पास देखो कितनी एनर्जी है, 950 GeV। तो जब कोलिजन होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे आफ्टर कोलिजन वो मूव करते रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इसकी जो मैक्सिमम ऑफ द मोमेंटम है वो किस चीज में लॉस हो जाएगा, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। इस चीज को आप ऐसे समझो, ये जो हैवियर पार्टिकल है, मतलब जिसकी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है, ये ट्रक है, एंड आपके पास जो यहाँ पर रेस्ट पर है वो एक कार है। तो जब इनका कोलिजन होगा तो दोनों बाद में कोलिजन के बाद में मूव करेंगे, तो बेसिकली जो मोमेंटम बाद में किस चीज में वेस्ट हो रहा है, उनके मोशन में वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो जो मैक्सिमम मास है वो जनरेट नहीं हो पाएगा इस पार्टिकल का। सो व्हाट वी डू, हम एक थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा फ्रेम लेते हैं जहां पर हम अज्यूम करते हैं कि ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है, यानी रेस्ट वाला जो पार्टिकल है, हम इन दोनों के बीच में एक फ्रेम कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड उस फ्रेम में क्या होता है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, एंड आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम कितना हो जाता है, 0, ताकि हम मैक्सिमम मोमेंटम को यूज कर सके मास क्रिएट करने में। ठीक है, सो मैं यहां पर लिखता हूं, सो वी यूज लोरेंज क्वांटिटी, लेट मी राइट, so we use Lorentz quantity which states that the quantity, or you can say then the quantity is root of E square minus PC square. This quantity remains same in every reference frame, is same in every reference frame. Okay, so now let's write this quantity for a system of two particles. This is for single particle. So for a system of two particle, or a system of two particle, this quantity will look like, and let's call this quantity as, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ इसे S से भी डिनोट करते हैं। सो लेट्स आई सिंपली डिनोट इट बाय ECOM। ओके, मीन्स इसका मैं स्क्वायर भी कर रहा हूं। ठीक है, सो EC मीन्स एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू E1 प्लस E2 स्क्वायर माइनस P1 plus P2, where P1 and P2 are momentum, and then C square। या आप इसको कैसे, अभी यहां पर इसको कैसे लिखो, E of CM लिखो सिंपली, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो E एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, this quantity is always invariant, and for a system of two particle, the invariant quantity is this E square minus P1 P2 C square and its whole square. So now you will square on both sides. So energy in center of mass frame will be, या फिर इसको आप सिंपली ECOM लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ लोग एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में नोटेशन अलग होती है। तो E1 प्लस E2,
नाउ सो E1 विल बी इक्वल टू, सिंपली लेट्स E1 को हम E1 ही रखते हैं, डेट इज टोटल एनर्जी। जो E2 है, E2 के पास क्या है, सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी। सो लेट्स राइट mp c स्क्वायर, so it's whole square minus p2. P2 is the momentum of second proton, and we know momentum of second proton is 0 because it is at rest. So you have p1 square c square, ठीक है, and let me write p2 is 0. Fine. So if you open this square and then you have square root, so if you open this square, this will be E1 square plus mpc square plus 2 times E1 mp c square and then you have p1 square c square, ठीक है। नाउ अब आपके पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रिलेटिविस्टिक एनर्जी आप कैसे लिखते हो, दैट रिलेटिविस्टिक एनर्जी E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस रेस्ट मास स्क्वायर इंटू c स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो m नोट स्क्वायर c पावर 4। तो अगर मैं यहां से लिखूं E0 माइनस मीन्स टोटल एनर्जी माइनस, आप इसको m0 लिखो mp लिखो, जस्ट आप समझो यहां पर कि इसका मतलब है रेस्ट मास। इस केस में हमारे पास mp का मतलब है रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। सो m0 ऑफ c स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर लेते हो, सो इट विल बी इक्वल टू, सॉरी नॉट दिस वन, अगर आप इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब मोमेंटम वाली टर्म को, दैट इज p स्क्वायर c स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू रेस्ट मास m0 c स्क्वायर इंटू, जस्ट मैंने क्या किया, स्क्वायर किया दोनों साइड एंड मोमेंटम वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। तो यहां से हम क्या करेंगे, अपनी यहां पे टर्म्स को चेंज करेंगे, जैसे कि दिस इज टोटल एनर्जी, यहां पर भी स्क्वायर आएगा, मैं ओके नाउ इट इज फाइन। सो टोटल एनर्जी माइनस p1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, सो ये टर्म किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन c स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों टर्म को क्लब करके मैंने ये टर्म लिख दिया, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन c स्क्वायर इंटू इट्स होल स्क्वायर, प्लस अब मैं ये टर्म लिखता हूं यहां पे, मास ऑफ प्रोटॉन c स्क्वायर एंड देन दिस थर्ड टर्म, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ लेट्स टेक, यहां पे क्या करते हैं, दोनों टर्म को ऐड करते हैं एंड देन स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट यहां से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 2, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा, सो यू विल गेट 2 mp c स्क्वायर, आप इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले सकते हो, सो mp c स्क्वायर, तो अंदर आपके पास कितना बचेगा, यहां पर बचेगा सिर्फ E1 प्लस यहां पे एक mp c स्क्वायर बचेगा, ठीक है इतना। सो दिस इज द इनवेरिएंट क्वांटिटी। So let's put the values of E1 and rest mass of proton here. So E of center of mass, so it will be 2 times mpc square, means rest mass energy of proton। एक ही यूनिट में रखेंगे, let's write it in GeV, so 0.938 GeV is the rest mass energy of proton, multiplied by E1, E1 is the total energy of proton 1, so total energy is 950, yes 950.938, so you will write 950.938 and then you will write again rest mass energy of proton, that is plus 0.938। फाइन, जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, you will find out that it will be equal to square root 1785.7। so your center of mass energy is equal to, if you find out this square root, it will be 42.25 GeV. So this much energy is possible to create the maximum mass, okay।
So you can write that E center of mass is the useful energy. This much useful energy is available. This much useful energy available in a collision to create mass. ठीक है. And you know energy mass equivalence, that energy is equal to mc square. So अगर आपको मास कैलकुलेट करना है so it will be simply divide it by c square. So you will get 42.25 GeV by c square. So this much total mass of particle X can be produced in this reaction. Fine. So this is your final answer. Now let's look at part B. So I hope आपको part A clear है. This was asked in 5 marks. So just आपको उस इनवेरिएंट क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इस इनवेरिएंट क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं. इस इनवेरिएंट क्वांटिटी को इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं. That is the total energy before collision minus total momentum into c square, and then you have to simply simplify this expression. So in part B, consider a time harmonic electric dipole. So आपके पास जो डाइपोल है वो कैसा है, टाइम हार्मोनिक है, of momentum p and angular frequency omega. Using the expression for the electric and magnetic field vectors E and B due to dipole in the radiation zone, show that the time averaged power radiated is proportional to omega power 4 p square. You have to show the time averaged, total time averaged power. So कैसे शो करेंगे इसको, देखो. Okay, so part B, question number 1, part B, its first part. So for a short center fed linear इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपके पास गिवन है, डेट इज इसको लिखते हैं शॉर्ट, मैं इसका नाम लिख देता हूँ शॉर्ट सेंटर, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी आसानी हो कि ये किसका फॉर्मूला है. लीनियर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इसको हम बोलते हैं हर्ट्जियन डाइपोल. हर्ट्जियन डाइपोल, ठीक है. सो इसमें आपके पास एक तो लेंथ ऑफ रोड गिवन है. लेंथ ऑफ रोड आपके पास गिवन है 50 सेंटीमीटर. जो भी आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स हैं उनको लिख लेते हैं. सॉरी गाइस, ये मैं पार्ट 2 करने लगा था, नोट्स पे लिखा हुआ है. एक दिस इज पार्ट 2 बट लेट्स डू पार्ट 1 बिफोर. सो आपके पास जो रेडिएशन जोन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपके पास होता है ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर आर, एंड देन आपके पास होता है आर क्रॉस पी क्रॉस आर कैप, एंड देन एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस ओमेगा टी. एंड आपके पास जो बी वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उसका एक्सप्रेशन कितना होता है ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर आर, एंड देन यू हैव आर क्रॉस पी एंड एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस omega t. This is for radiation zone. This is fields in radiation zone due to dipole. Okay. So these are the expressions of electric and magnetic field. Now we have to show कि हमारी जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा पावर 4 p स्क्वायर के. So the total time average power, first of all we have to write the power radiated, then we will find the total power. So power radiated is given by
we represent it by S vector, and it is equal to C by 4 pi E cross B star. ठीक है, and let's substitute the value of E and B. Okay, if you see here, अगर आप B star लोगे means the complex conjugate, so these two term will cancel. Okay, so E cross B will be simply equal to C upon 4 pi ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर आर, ये दोनों के अंदर कॉमन है, सो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर आर एंड मोड स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड देन वी हैव पी स्क्वायर, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ पी स्क्वायर साइन थीटा एंड देन आर कैप, ये इसके इक्वल आएगा. देन थीटा इज द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड आर कैप. सो द टोटल पावर P, so total power P is given by integration of S over dA area. Okay, so power radiated per unit area, S is the power radiated per unit area, and we have total power, so we have to integrate over whole area. So it will be equal to C upon 4 pi, let's open this term, so it will be omega power 4 divided by C power 4 R square, then you have mod P square sin square theta, then you have एरिया एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, देन विल हैव डी थीटा डी फाई. ओके, नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस आर एंड थीटा इंटीग्रल, and obviously you have an integration here before sin square theta. If you integrate this, थीटा कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 से पाई, एंड फाई को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 to 2 पाई. तो आपके पास कितना आएगा, इट विल बी सिंपली 2 पाई कहां से आएगा, 5 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, सो मैं 2 पाई को आगे लिख रहा हूं, डिवाइड बाय सी बाय 4 पाई इंटू ओमेगा पावर 4 डिवाइड बाय c power 4 r square, and then I have mod p square. So if you have to integrate on sine, so this will be, अगर आप साइन क्यूब है, साइन क्यूब का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, so you will get साइन पावर 4 थीटा with minus sign and divide by 4 into its differentiation. Differentiation will be cos theta. So when you put the limit from 0 to pi, you will get, अगर आप इस इंटीग्रेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो, सॉरी यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट करने के लिए छोड़ भी दो, सो हमें जो शो करना था डेट माई टोटल पावर P, अगर मैं यहाँ पर देखूं, डेट माई टोटल पावर P is already proportional to omega power 4 and then mod of P square. ओके, यही आपको क्या करना था, शो करना था, डेट योर टोटल पावर रेडिएटेड बाय डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा पावर 4 पी स्क्वायर. फाइन, तो अगर आप उसको पूरा सोल्व भी ना करो तो आप जस्ट वहां से देख सकते हो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी. नाउ लेट्स कम टू पार्ट सेकेंड. फाइंड द amplitude of the current at the center of center fed linear electric dipole antenna that consists of two rods, each of the length of each rod is 50 centimeter, and you have a cross sectional area. If the frequency of current is this, total power radiated by antenna is this, and you have to find the amplitude of current at the center. तो कैसे करेंगे इसको, देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, इट्स ऑल्सो सेकेंड पार्ट. सो फॉर दिस एंटीना, आपके पास जो ये एंटीना है कैसा होता है, इस टाइप का होता है, लीनियर एंटीना. तो इसके अंदर दो रोड्स होती हैं, लेंथ, जिसकी ईच लेंथ ऑफ दिस ईच रोड इज लेंथ ऑफ ईच रोड is equal to 50 centimeter. So the total length of this linear dipole will be, electric dipole will be total length
total length will be equal to L plus L, that is 100 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी आपको बस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 किलो हर्ट्ज। सो लेट्स सी हम इन वैल्यू से क्या क्या मतलब क्या कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर गिवन एवरेज पावर that is 3 into 10 raised to power 10 ergs per second. Erg is the unit of energy in CGS unit, and obviously we are given speed of light in CGS unit as 3 into 10 raised to power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिमेंबर 10 रेस्ट पावर 8 होता है मीटर पर सेकेंड, 10 रेस्ट पावर 10 होगा जब सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, नाउ फॉर अ टाइम हार्मोनिक करंट, अगर हमारे पास जो हमारा करंट है आई टी वो हार्मोनिक है, फॉर एग्जांपल आई जीरो कोस ओमेगा टी, दिस इज हार्मोनिक करंट। हार्मोनिक करंट, सो फॉर हार्मोनिक करंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी जीरो विल बी इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन होता है करंट एम्पलीट्यूड इंटू डी डिवाइड बाय, where d is your total length. So current amplitude into d divided by omega, where omega is the frequency. So this is the relationship of P0. P0 is the electric dipole moment. Electric dipole moment. I0 is the current amplitude. Current amplitude. D मैंने ऊपर लिख दिया है, D is total length and omega is the obviously the angular frequency. You can calculate from the frequency. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 बाय टी, एंड टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर आप ओमेगा कैलकुलेट करना चाहते हो, यू विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 2 पाई। ठीक है, नाउ द टोटल पावर रेडिएटेड विल बी, टोटल पावर रेडिएटेड is equal to, and we represent it by this P, it is equal to 2 by 3 C cube average power of P double dot square. So this is the total power. P double dot आप कहां से कैलकुलेट करोगे? You will calculate from harmonic dipole. हार्मोनिक डाइपोल के लिए हमारे पास जो P होता है वो किसके इक्वल होता है? P0 इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, so if you 2 times differentiate this equation, you will get P double dot, आपके पास कितना आएगा? and you take its mod square। ठीक है, उसका एवरेज ओवर स्क्वायर लेना है, so it will be equal to simply माइनस ओमेगा स्क्वायर जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, एंड ऑब्वियसली आपके पास एक कांस्टेंट आएगा P0। ये टर्म वैनिश हो जाएगी जब आप इसका मोड स्क्वायर लोगे। ठीक है, सो टाइम एवरेज, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। सो टाइम एवरेज ऑफ P डबल डॉट इस क्वांटिटी का जब आप टाइम एवरेज लोगे एंड यू स्क्वायर इट, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 ओमेगा पावर 4 P0 स्क्वायर। ठीक है, so let's put this value of average value of this quantity here, 2 by 3 C cube. So your total power radiated will be 2 by 3 C cube, and then I have half omega power 4 P0 square. तो कुछ कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट एक 2 कैंसिल होगा, तो इट विल बी सिंपली ओमेगा पावर 4 P0 स्क्वायर डिवाइड बाय 3C cube. Now let's substitute the value of P0. P0 is equals to, in terms of current amplitude, I0 d by omega. So let's substitute P0. So it will become total power radiated omega power 4 divided by 3C cube into P0 square means I0 d by omega and square of this term. ओमेगा पावर 4 यहाँ पर है, ओमेगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो आपके पास कितना आएगा?
आई जीरो डी स्क्वायर, न्यूमरेटर में बचेगा ओमेगा स्क्वायर, आई जीरो स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाय 3c3। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो आपके पास आई जीरो आपको कैलकुलेट करना है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, omega is given, total length of dipole is given, c is speed of light, total power is also given, so we can find I zeros from here. So I zero will be, that is your current amplitude, will be equal to, if you multiply 3c cube on left hand side into total power divide by omega square d square. So अगर आप ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में चेंज करोगे तो इट विल बी 3c cube total power p, omega is 2 pi nu square into d square. So अगर आप I zero कैलकुलेट करोगे so it will be square root of this term. So I zero will be square root of, let's put the values now, 3 into आपके पास क्या है c cube. So c is the speed of light, so you have 3 into 10 raised to power 10, so cube of this term into the total power. Total power is 100 ergs per second into sorry, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 2 pi nu. So 2 pi is 3.14, frequency is how much, 3 kilohertz, so 3 into 10 raised to power 3 square of this term into, then you have d. D is the length of the dipole. Length of the dipole is 100 centimeter and square. Since all the units are in CGS, so your unit of current amplitude will also be CGS. So when you calculate this, you will get I zero is equals to 4.7 into 10 raised to power 10, and unit will be stat ampere. Where what is stat ampere? Stat ampere is the CGS unit of current. Where stat ampere is the CGS unit of ampere. And how it is defined? जैसे आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हो? 1 एम्पियर is that current when 1 coulomb of charge flow through a cross sectional area in 1 second. आप 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन करते हो. सिमिलरली आप 1 स्टेट एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? 1 state ampere is that current which when flown through a conductor when 1 stat coulomb of charge flow through in 1 second. ठीक है, so that will be stat ampere. It is simply the CGS unit of current. I hope आपको ये समझ आया होगा. So इस वीडियो में गाइज इतना ही रखते हैं. हमने मतलब 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन उनके काफी सारे पार्ट्स थे. अगर आप ये सिंगल क्वेश्चन देखोगे, सो दिस सिंगल क्वेश्चन इज इटसेल्फ कंप्राइज ऑफ 1 2 3 4. आप इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं. एंड ये कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 5 + 4 9 + 5 14. सो 14 मार्क्स का क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व किया. एंड इससे जो पिछला क्वेश्चन था वो भी हमारे पास 3 + 3 6 मार्क्स का था. ओके, सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, उनके सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.